अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूँ मारिया जदून। नाजरीन, इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान। अगर हम बात करें सियासी अदम इस्तेहकाम की तो कहा जा रहा है कि ये इस वक्त मुल्क की मईशत के लिए जहर कातिल बन रहा है। और इसी पर अगर हम बात करें डॉलर की कीमत के हवाले से, तो डॉलर इस वक्त 222 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक एक्सचेंज दूसरे रोज भी हमने उसमें मंदी देखी है। और उसके साथ साथ अगर हम आलमी रेटिंग एजेंसी फेच की बात करें, उन्होंने पाकिस्तान को मुस्तहकम से मनफी लिस्ट में जो है वो शामिल कर दिया है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है। और उसके साथ साथ नाज़रीन, सवाल इस वक्त ये हो रहा है कि क्या इस वक्त जो मुल्क की मईशत है इससे निकलने का हल क्या है, इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने का वाहिद सोल्यूशन क्या है। तो बहुत सारे लोग सजेस्ट कर रहे हैं आम इंतखाबात, इलेक्शंस का होना बहुत जरूरी है। तो क्या वाकई में ये इलेक्शंस इस इकोनॉमिक क्राइसिस का जो है वो सोल्यूशन बन सकते हैं नहीं, या सोल्यूशन कुछ और है? इस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में नाज़रीन हम बात करने जा रहे हैं हुकूमती इत्तेहादियों के इजलास के हवाले से। वज़ीर आज़म ने जो है वो उसमें आज जो भी डिस्कशन हुई है वो मौजू रहा, खासकर जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उसका हवाले से टॉपिक रहा। इस वक्त जो सिचुएशन है वो तबाह हाल रही है, अदम इस्तेहकाम का इस वक्त हम शिकार देख रहे हैं मुल्की मईशत को। और उसके बावजूद इस वक्त जो हमें हुक्मरान नजर आए इस इजलास के अंदर, वो हंसते और मुस्कुराते नजर आए, जैसे किसी के कान पर जूं भी नहीं रेंग रही है। और इसी के साथ साथ हुकूमत का फौरी तौर पर कौमी असम्बली तहलील ना करने का फैसला इस इजलास में सामने आया है। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे नाज़रीन, इस वक्त जो सियासी मफादात है क्या वो मुल्की मफादात से अहम है जो हमें अपने सियासतदान इस तरह से कहके लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके साथ साथ बात करेंगे जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, क्या इसकी वजह से हमारी मुल्की मईशत इस वक्त चैलेंजेस का शिकार हो रही है या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करूंगी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं श्री अमूर हैं डॉक्टर इशफाक हसन साहब। सर बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम को आपने टाइम दिया। सर सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी जो है वो हमें देखने को मिल रही है। डॉलर जो है वो इस वक्त फ्रीली जो है वो मूव भी कर रहा है और काबू से बाहर भी हो रहा है। एक ही दिन में हम 210 से 222 रुपए का डॉलर होता हुआ देख रहे हैं। इस वक्त मुल्क में हो क्या रहा है, सिचुएशन जा कहां रही है? डॉक्टर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, फ्री फॉल पे है, बिल्कुल है। डॉक्टर साहब से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो कहिएगा। इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज में हम कल से मंदी जो है वो देख रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, डॉलर इस वक्त फ्री फॉल हो रहा है। और इसी के साथ साथ डॉलर की जो प्राइस है कभी 110 डॉलर हो रही है, कभी 210 डॉलर हो रही है, कभी 219, 222 पर अभी लास्ट जो है वो क्लोज हुआ है। डॉलर काबू से बाहर है, मुल्क की मईशत इस वक्त चैलेंजेस का शिकार है। इस वक्त मुल्क में हो क्या रहा है, सिचुएशन कहां जाती हुई नजर आ रही है डॉक्टर साहब? देखो, डॉलर फ्री फॉल पे है, बिल्कुल है। और ये मैं ये समझता हूँ, इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि ये डेलिबरेट अटेम्प्ट है पाकिस्तान को माशी तौर पे तबाह कर देने के लिए। और श्रीलंकन टाइप ऑफ क्राइसिस में की तरफ जितनी जल्दी हो पाकिस्तान को खींच के लिया जाए, ये उसी की तैयारी के है। कोई क़यामत नहीं बर्पा हो गया पाकिस्तान में, क्योंकि हमने IMF के साथ मुआहदा भी किया हुआ है। हमने चाइना से 2.3 बिलियन डॉलर हमें पैसा मिला, वो भी हमारे रिजर्व का हिस्सा बना हुआ है। एक अनसर्टेनिटी थी IMF के प्रोग्राम के हवाले से, वो भी तकरीबन दूर हो गई है। तो इसमें मैं ये जो है इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन नहीं है इस एक्सचेंज रेट को नीचे लेके जाने का। ये एक डेलिबरेट अटेम्प्ट है पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने का। दूसरी चीज इसकी वजह यह है कि मुल्क में एक एक्सट्रीम नेचर ऑफ पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, यानी सियासी अदम इस्तेहकाम इतनी ज्यादा है कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतनी सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं देखी थी। तो ऐसे माहौल में कोई भी पॉलिसी नहीं बन सकती है, और बन भी जाए कागजों पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगी, और अगर इम्प्लीमेंट भी हो जाए तो कोई इसका डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल सकेगा। जो भी पैसा मुल्क में इस वक्त आएगा वो एक ऐसा है कि पाकिस्तान एक जो है
एक बकेट है जो नीचे से लीक हुआ है। उस बकेट में जितने भी डॉलर आप डालते जाएं, आईएमएफ का 1.17 बिलियन डॉलर डाल दो, चाइना का 2.3 बिलियन डॉलर डाल दो, किसी और मुल्क से लाके 5 बिलियन डॉलर डाल दो, चूंकि बकेट लीक है वो पैसा निकलते जाएगा, हमारी हालत को, हमारी मईशत को बेहतर नहीं कर सकता है। इसलिए ये स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी है जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं। आज फिश ने, जो एक रेटिंग एजेंसी है इंटरनेशनल, उसने भी हमारे जो आउटलुक है इकोनॉमी के उसको नेगेटिव उसने करार दिया है, स्टेबल से नेगेटिव की तरफ कर दिया है। और उसमें जो रीजन दिया है एक है राइजिंग पॉलिटिकल रिस्क इन द कंट्री। तो ये चीजें हैं जिसकी वजह से फ्री फॉल हुआ है। दूसरी चीज ये है कि ऐसा महसूस होता है कि ना स्टेट बैंक के नाम की कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है पाकिस्तान में, ना कोई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नाम की कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है, ना कोई प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस एग्जिस्ट कर रहा है, ना कोई और बड़े बड़े जो इदारे हैं हमारे मुल्क में जिसको पाकिस्तान की सिक्योरिटी का भी जो नजर रखते हैं, किसी जगह पे कोई मैं देखता ही नहीं हूँ कि कहीं पर कोई कंसर्न हो रहा हो कि ये क्या हो रहा है ये मुल्क में। डॉक्टर साहब, आपने बात की फिच रेटिंग के हवाले से, पाकिस्तान का आउटलेट उन्होंने स्टेबिलिटी से नेगेटिव की तरफ मूव कर दिया है और उसमें ये कहा भी गया कि जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, कमजोर जो हुकूमती इत्तेहाद है, ये सबकी वजह बनी है। आप क्या समझते हैं, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? देखो, मुल्क जो है 10 अप्रैल के बाद स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम में चला गया है। स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम यानी कि वो अपने महवर से हट गया है। हमें उसको इक्विलिब्रियम स्टेट पे लाना है, यानी कि उसको अपने महवर की तरफ लाना है। उसके दो रास्ते हैं। ठीक, एक तो यह इसी तरीके से मुल्क चलता जाए अगस्त 2023 तक, जैसे कुछ लीडर हमारे जो है वो कहते हैं कि जी हम तो अगस्त 2023 तक रहेंगे। ये मुल्क बर्बाद हो चुका है और जो बचा कुचा है और बर्बाद हो जाएगा। दूसरा है फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन अंडर ए न्यूट्रल अंपायर, यानी कि इलेक्शन कमीशन, एक न्यूट्रल इलेक्शन कमीशन के इसमें एक इलेक्शन कराई जाए, इन लिटरल सेंस में एक गैर जानिबदार इलेक्शन, लिटरल सेंस में, क्योंकि अब हमारे पास गुंजाइश नहीं है हैंकी पैंकी करने की, ताकि जितनी जल्दी इलेक्शन हो सके अनाउंसमेंट कर दें, इस पार्लियामेंट को डिसॉल्व करें, इलेक्शन का ऐलान करें, ताकि मुल्क जो है एक इस्तेहकाम की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए। आप खुद देखेंगे कि मुल्क में जब जैसे ही ये स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी खत्म होगी, इलेक्शन का एक डेट अनाउंस हो जाएगा, ये पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाएगी, आप मुल्क में एक फर्क देखेंगे। ठीक है। और फिर आप जो लीडर हजरात हैं बैठे, वो रूल ऑफ द गेम डिफाइन करें और इलेक्शन की तरफ जाए। यही वो रास्ता है पाकिस्तान को अपनी महवर की तरफ, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट की तरफ वापस लाने का। जितनी जल्दी लाएंगे उतना ही ओनली सॉल्यूशन जो है इस वक्त वो इलेक्शंस ही नजर आए। लेकिन सर, आपने बात की कि बकेट जो है वो लीक है, उसमें लीकेज है, फौरी तौर पर इस लीकेज को किस तरह से जो है वो कवर अप किया जा सकता है? आखिर किसी ना किसी ने तो इन मामलात को ठीक करना है, सो काबू में तो करना है, तभी सिचुएशन विल गेट बेटर। नहीं करेगा काम, मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं डिजायर कहीं नहीं देखता हूं, मैं कहीं डिजायर नहीं देखता हूं इस बकेट को, लीकेज जो है इसको रोकने की, कहीं पर कोई डिजायर नहीं है। गाड़ियां उसी तरीके से इंपोर्ट होती हैं, 10-10 करोड़ की, 12-12 करोड़ की गाड़ियां इंपोर्ट हो रही हैं इस मुल्क में। पेट्रोल महंगा है, 40 जो लीटर पेट्रोल, 45,000 लीटर पेट्रोल जो है वो दिन के लोगों के खर्च होते हैं। हु केयर्स? बिल्कुल। तो मैं उन लोगों से क्या कहूं कि यार लीकेजेस की तरफ तवज्जो दो। उन्हें क्या अल्लाह मियां की मार पड़ी है कि लीकेजेस की तरफ तवज्जो देंगे? क्योंकि देखिए, अब तो ये जो इलेक्शन हुआ है पंजाब वाला, उसके बाद तो हमारी जो हुकूमत है फेडरल गवर्नमेंट की, तो इस्लामाबाद की टेरिटरी तक रह गई है। तो इसलिए जरूरी है कि हम इलेक्शन की तरफ जाएं, क्योंकि इस तरीके से मुल्क चल नहीं सकता कि हमारे मुल्क के वजीर आजम की जो रट है वो इस्लामाबाद की टेरिटरी तक है, इसके आगे नहीं है। पंजाब में किसी और की हुकूमत बन जाएगी, सिंध में किसी और की हुकूमत है, KPK में किसी और की हुकूमत है, बलूचिस्तान में किसी और की जमात की हुकूमत है।
ये एक अजीब सी सूरत हाल है, इसलिए मैं कहता हूं कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आप उसको डिले करना चाहते हैं, करें, तो फिर इकोनॉमी जो है फिर आपके हाथ से निकल चुकी है और भी निकल जाएगी। वापस इसको महवर पे लाना है, इक्विलिब्रियम पे स्टेट पे लाना है, और उसका एक ही वाहिद तरीका है, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन अंडर ए न्यूट्रल इलेक्शन कमीशन एज सून ठीक है, एज पॉइंट टेकन। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने को टाइम दिया। इस वक्त जो गैर यकीनी की सूरत हाल है इकोनॉमिक, हम देख रहे हैं, उसका सोल्यूशन एक ही है, एंड दैट इज़ फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि इस वक्त बेशक अगर आप डिले करना चाहते हैं उसको डिले ज़रूर करें, बट इलेक्शन इज़ द ओनली सोल्यूशन। ब्रेक का टाइम है नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हुकूमती इत्तेहादियों का जो इजलास हुआ है, और इजलास में जो डिस्कशन है उस पर तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन इस वक्त जो वज़ीर आज़म का कहका है वो मौजूद बहस बन चुका है। तो इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में अगर हमें हमारे रहनुमा, हमारे हुक्मरान अगर हंसते नजर आएंगे तो सिचुएशन कहाँ पर जाएगी? ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमती इत्तेहादियों का इजलास हुआ है जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं पंजाब में, उसके बाद इस तमाम सिचुएशन को डिस्कस करने के लिए मल्टीपल चीज़ें इस इजलास के अंदर डिस्कस हुई। इन तमाम पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार हैं नसीम सिद्दीकी साहब। सर बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम को टाइम दिया आपने। सर कहिएगा, लाहौर में जो हुकूमती इत्तेहादी इकट्ठे हुए हैं, समझा जा रहा था एक्सपेक्टेशन से कुछ परेशान होंगे हुकूमती कैंप में जितने भी लोग हैं, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। हमने वज़ीर आज़म समेत तमाम अफराद को वहाँ पर हंसते मुस्कुराते देखा। पीडीएम को तो परेशान नहीं होना चाहिए था इस वक्त। वो कह रहे ना कि ये क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इस तरह क्यों मुस्कुरा रहे हो। तो ये वो वाली मुस्कुराहट है इनकी कि अंदर से तो बहुत ज्यादा गमजदा है, क्योंकि देखें बात ये कि हमने एनालिसिस करने होते हैं, आप भी डेली प्रोग्राम्स कर रही हैं, इतना तजुर्बा आपका भी है। अपसेट तो बहुत बुरी है, बहुत बुरी अपसेट है। यानी कि जो कहा जाता था कि नवाज शरीफ पंजाब में खंबे को टिकट दे दे तो वो जीत जाएगा, और ये वो कैंडिडेट थे जो आजाद जीते थे। जिस तरह मुल्तान वाला कैंडिडेट था सुलेमान, उसने आजाद हैसियत से शाह महमूद कुरैशी को शिकस्त दी थी। अब वो नून लीग के टिकट पे अपने आजाद और नून लीग के वोट मिला के भी उनके बेटे जैन कुरैशी से हार गया। तो बात यह कि नून लीग के लिए बहुत बड़ी अपसेट है। इसकी जो बड़ी कामयाबी है वो ये है कि पीटीआई के सरबराह चेयरमैन इमरान खान साहब जो गली गली कूचे कूचे गए हैं, उन्होंने वहां पे तकरीरें की हैं, उन्होंने लोगों को एक बयानिया दिया, लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए और घरों से बाहर निकले। मतलब ज़मनी इंतखाब में इस किस्म का जो टर्न आउट है वो मैंने कभी नहीं देखा। दूसरी तरफ नून लीग के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जिनकी बहुत पॉपुलैरिटी रह चुकी है पंजाब में, वो इस वक्त सीन से बिल्कुल गायब है। वो कहीं पे कॉर्नर मीटिंग्स में, कोई स्काइप पे भी नहीं आ रहे, जूम पे भी नहीं आ रहे। अब तो जावेद लतीफ साहब ने भी उनको कहा है कि वापस आ जाए। जी बिल्कुल, उनको वापस आना चाहिए। देखिए लीडर को जो है वो जेलों से नहीं घबराना चाहिए, और मियां नवाज शरीफ ने जेलें काटी भी, उन्होंने अटक का किला काटा है, वो लियांडी जेल में उन्होंने सौख्तें बर्दाश्त की हैं, उन्होंने कोट लखपत जेल में सौख्तें बर्दाश्त की। उनको वापस आना चाहिए व्हाट्सएवर उसका कोई भी नतीजा निकले, उन्हें वापस आके नून लीग की कमांड जो है वो संभालनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि ना शहबाज शरीफ, ना हमजा शहबाज, ना मरियम नवाज, क्योंकि मरियम नवाज इससे पहले भी कश्मीर के इलेक्शन में जाके वहां पे तकरीरें करती रही, जलसे जुलूस करते रही, गिलगित बल्तिस्तान में जाती रही, लेकिन क्योंकि वो एक इमरान खान साहब को काउंटर तो जरूर करती हैं, लेकिन उनका कोई नैरेटिव जो है वो विजनरी नहीं है, जबकि नवाज तो है बट वो रिजल्ट्स नहीं ला पाती हैं। सिद्दीकी साहब कहिएगा, क्या वजह आप समझते हैं? आपने बात की कि जो आजाद उम्मीदवार थे, वो आजाद उम्मीदवार का वोट प्लस मुस्लिम लीग नून का टिकट चलना था, वो वोट लेकर भी हार गए। उसकी वजह यह कि पीटीआई का जो नैरेटिव है, ये इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है, लोग उसको बाय कर रहे हैं। वो जो भी कहते हैं लोग उनकी बात पर यकीन रखते हैं और उनको वो अभी भी ईमानदार मानते हैं, और वो कहते हैं कि देखो वो शख्स भागा नहीं, वो शख्स कभी अपने बच्चों को मिलने लंदन नहीं गया वजारत उज़्मा के दौरान में। कई लोगों से जो मेरी बात हुई, जब पहले बात होती थी तो लोग तनकीद करते थे कि देखें खान साहब ने वादा किया था कि महंगाई कम करेंगे, चोरों को पकड़ेंगे,
उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। लेकिन जब से उनको हुकूमत से निकाला है तो लोगों का एक बड़ा गम और गुस्सा जो है, मैं अगर 100 लोगों से बात करता हूँ तो 98% लोग जो है वो कहते हैं नहीं जी खान साहब उनसे बेहतर है, खान साहब को गलत तरीके से निकाला गया, खान साहब ठीक कह रहे हैं। फिर आपको पता है पाकिस्तान में अमेरिका के खिलाफ कोई बात की जाए तो उसको भी लोग बहुत जल्दी बाय करते हैं। तो ये पीटीआई की पॉपुलैरिटी है, इमरान खान साहब के नैरेटिव की पॉपुलैरिटी है, और जो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। और जो इतना बड़ा झटका देके अगर पंजाब की हुकूमत पीटीआई के पास वापस चली जाती है, एक तो परवेज इलाही साहब जो है वो बहुत ही तजुर्बेकार सियासतदान है, वो पहले भी पंजाब के वजीर आला रह चुके हैं, वो बड़ी अच्छे तरीके से पंजाब को आगे लेके चलेंगे। और दूसरी तरफ तो सिर्फ हुकूमत जो है वो गोलड़ा मोड़ से लेके बाराकाऊ तक की रह गई है। तो अब इनको परेशानी है, ये सब मिलजुल के बैठ रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि आज मोहसिन दावड़ का भी बयान आ गया, उन्होंने कहा कि जब आप अली वजीर को रिहा नहीं करवा सकते और इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर सकते तो आपने किस लिए ये हुकूमत ली है। फिर आपने पिछले दिनों असलम भूटानी का बयान सुना था, उन्होंने कहा था कि हमारे साथ इमरान खान बहुत अच्छा था, हमें फंड्स मिलते थे। फिर एमक्यूएम के जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब ये बची खुची अपनी जो ताकत है उसको इस्तेमाल करने की मेरे ख्याल से बिल्कुल फजूल की कोशिश कर रहे हैं। इनको चाहिए इनकी जो पॉपुलैरिटी बची है ये फौरी तौर पे असेंबलियां डिसॉल्व करें और इलेक्शन के मैदान में आए। और जो इन्होंने ये पंजाब के ज़मीनी इंतखाबात में गलतियां की हैं वो दोबारा ना करें, उसको रिवाइव करने की कोशिश करें। 3 महीने अगर निगरान हुकूमत रहेगी तो वो जो भी मलबा है वो निगरान हुकूमत पे कम से कम जाएगा और ये उससे बाहर निकल के अपनी इलेक्शन की तैयारी कर सकेंगे। तो ये परेशानी है जिसे इत्तेहादियों ने ये फैसला किया है, कोशिश कर रहे हैं। नसीम सिद्दीकी साहब, इस वक्त हुकूमती इत्तेहादियों ने फैसला किया है कि वो असेंबलीज को तहलील नहीं करेंगे, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं? ऑप्शन क्या होगा? किस तरह से शहबाज शरीफ सब चीजों को आगे लेकर चल रहे होंगे? देखिए, एक तो ये उनका फैसला है, वो फैसला करने के लिए हक बजाने में, लेकिन ये बिल्कुल गलत फैसला है। वो चाह रहे हैं कि हम इसको लेके चलेंगे, अगले साल तक मुद्दत पूरी करेंगे। मुद्दत ये पूरी नहीं कर सकते हैं क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन का पिछले दिनों बयान आया था कि अगर पंजाब में परवेज इलाही साहब वज़ीर आला आ जाते हैं तो हमारा जो खानदान है वो यकजा है, हम फैसला करेंगे और परवेज इलाही साहब की हुकूमत को जो है वो हम दवाम बख्शेंगे। तो अगर 2 लोग उनके वहां से निकल जाते हैं तो 170 सीटें रह जाएंगी। अभी डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम की सीट पे इलेक्शन होना है, 1 सीट इनकी वो कम है। अगर अपना बाकी लोग निकलना शुरू कर देते हैं, एमक्यूएम भी निकल जाती है, तो वहां पे तो हुकूमत वैसे ही खत्म हो जाएगी क्योंकि वफाक में रन ऑफ इलेक्शन नहीं होता। अगर तो 172 आपके पास पूरे हैं तो आप वज़ीर आज़म रहेंगे, अगर उससे कम है तो अब वो असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, असेंबली खत्म हो जाएगी। तो जो असेंबली खुद खत्म होगी, जैसे इमरान खान साहब ने एक गलत फैसला किया कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा था, शेख रशीद उनको बार बार कह रहे थे कि आप असेंबली डिसॉल्व कर लें, तो वो राइट टाइम था असेंबली डिसॉल्व करने का। लेकिन जब उन्होंने राइट टाइम को लूज किया और गलत टाइम पे असेंबली डिसॉल्व की तो उसका उनको नुकसान पहुंचा। गो के वो खैर दोबारा जो है उन्होंने अपनी एक ताकत को इकट्ठा किया और दोबारा वो इलेक्शन के मैदान में आ गए। तो इस वक्त अगर पीडीएम की हुकूमत जो है वो असेंबलियां नहीं तोड़ती तो ये गलत फैसला करेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में जो ही पंजाब की गवर्नमेंट बन जाती है पीटीआई बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और किसी भी दिन उनकी हुकूमत गिर सकती है। और जब वो इस तरह निकाले जाएंगे, लेकिन हुकूमत ने सिद्दीकी साहब फैसला कर लिया है और वो आपको क्या लगता है कि वो इस फैसले को बरकरार रख पाएंगे? ये मुद्दत वो कंप्लीट कर पाएंगे? क्या सिचुएशन ये इजाजत दे रही है कि ये मुद्दत कंप्लीट भी हो जाएगी और ये तमाम मामलात ऐसे चलते भी रहेंगे, साथ साथ स्टेबिलिटी भी आएगी? देखिए, ये बादल नाख्वास्ता ये जो अपना फैसले लिए जा रहे हैं और जरदारी साहब फैसले कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लंदन में नवाज शरीफ साहब किसी भी कीमत पे ना उस वक्त हुकूमत लेने के लिए तैयार थे और हुकूमत आने के बाद जो महंगाई का तूफान आया और जो नून लीग के ऊपर उसके रिपरकशंस आने शुरू हुए, तो उस वक्त भी जब शहबाज शरीफ और काबीना लंदन में आई थी तो उस वक्त भी नवाज शरीफ का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि आप लोग हुकूमत से क्यों चिमटे हुए हैं, आप हुकूमत को छोड़ दें, क्योंकि सारा बार जो है वो मुस्लिम लीग नून के ऊपर आ रहा है। लेकिन उनको कुछ समझाया गया, कुछ वादे किए गए, कुछ बातें बताई गई फ्यूचर की, लेकिन आज भी नवाज शरीफ साहब इस बात पे कायम है और बड़े गुस्से में है क्योंकि नुकसान नून लीग को पहुंच रहा है और जो नून लीग है वो नवाज शरीफ लीग है, तो सारा नुकसान नवाज शरीफ को हो रहा है और वो चाहते हैं कि अभी भी समझते हैं सिद्दीकी साहब कि अगर नवाज शरीफ साहब यहाँ पर होते तो ज़िमनी इंतखाबात के जो रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट होते?
बहुत मारियाँ बहुत मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि देखिए लोग नवाज शरीफ साहब को पसंद करते हैं। लाहौर में उनकी बहुत गहरी रूट्स हैं। जब वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाते और जाके वहां पे तकरीरें करते, तो उससे एक तो क्राउड पुल होना था बहुत ज्यादा, और फिर दूसरों को यकीन होना था कि हमारा लीडर हमारे सामने मौजूद है। आप देखें कि जिस तरह मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के लीडर कुछ अरसे तो लंदन में बैठ के अपनी पार्टी को चलाते रहे, लेकिन जितना वो नहीं नजरों चली। से दूर होते गए तो आंख ओझल पहाड़ ओझल वाली बात हो जाती है। जब लीडर मौजूद नहीं है, अनसर्टेनिटी वहां मौजूद है, और दूसरी तरफ जो लीडर है वो ठीक। अपना दबंग तरीके से हर जगह पहुंच रहा है और जबरदस्त किस्म की तकरीरें कर रहा है, तो उनको तो पजीराई मिलनी मिलनी थी। ठीक है, इसी के ऊपर और भी बात करेंगे सिद्दीकी साहब। अभी चूंकि ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद हमें अहमद बिलाल महबूब साहब भी उनसे पूछेंगे इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है ये कब तक चलेगी और क्या ये चल पाएगी भी या नहीं। ब्रेक के बाद से बात करेंगे। नाज़रीन साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, ज़िमनी इंतखाबात में हार के बाद लाहौर में हुकूमती इत्तेहादी इकट्ठे हुए और ये फैसला किया गया कि असेंबलियाँ तहलील नहीं होंगी और किसी न किसी तरीके से हमजा शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आला बनाया जाएगा और परवेज़ इलाही साहब को आसानी से वज़ीर आला बनने नहीं दिया जाएगा। इसलिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सरबराह पिलडाड, अहमद बिलाल महबूब साहब, और हमें ब्रेक से पहले भी तज्ज़ियाकार नसीम सिद्दीकी साहब ने ज्वाइन किया तो हमारे साथ हैं। लेकिन अहमद साहब, आपकी तरफ आऊँगी, कहिएगा इस वक्त जो हुकूमती इत्तेहाद है वो ये फैसला कर रहा है या वो इस चीज़ पर इत्तफाक पे हैं कि हमजा शहबाज शरीफ साहब को किसी ना किसी तरीके से वजीर आला बनाया जाए। सर, आप नहीं समझते इस हार के बाद इखलाकी जवाज़ ही नहीं बनता कि वो इस तरह से स्ट्रगल करें टू बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब? जी, आपकी बात ठीक है। इखलाकी मामलात तो इसी तरफ इशारा करते हैं, लेकिन चूंकि माज़ी करीब में दोनों सियासी जमातें एक दूसरे के साथ जो उनकी ज़िद है या एक दूसरे की मुखालफत है, एक दूसरे पे हावी होने की कोशिश है, वो एक नॉर्मल जमहूरी रवायात से बिल्कुल हटके है। तो उसी की तसलसल में अब ये जो कुछ करेंगे वो करते चले जाएंगे। उसका ज़ाहिर है अखलाकियात से और शायद जमहूरियत से भी इतना ताल्लुक़ ना हो। अब मुखालफत के वो स्टेज पे हैं जिसमें वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और इस नुकसान पहुंचाने में उनको तो पता नहीं कितना नुकसान पहुंचेगा, लेकिन इस प्रोसेस में जो अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल पैदा होगी, जो हमारी इंतहाई नाजुक मईशत की सूरत हाल में वो हमारे मुल्क को जिस तरफ लेके जाएगी, ये आप हर एक आदमी अच्छी तरह समझ सकता है। लेकिन आज की हमारी जो गुफ्तगू हो रही है दोनों पार्टियों के अंदर, जो इत्तेहादों के अंदर जो डिस्कशन हुई है, उसमें इस मुल्क की मईशत या उसके नाजुक सूरत हाल तो बज़ाहिर नहीं लगता कि कहीं फिगर कर रही है। उसमें तो जो सियासी मामलात हैं एक दूसरे पे किसी तरीके से हावी होने के, वही डिस्कस हो रहे हैं इस वक्त। तो मुझे तो बहुत खौफ है और तशवीश है इस सूरत हाल में, लेकिन ये सिलसिला यही जारी रहेगा जिसकी तरफ आपने इशारा किया। यानी कि आप ये समझते हैं कि इखलाकी तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए हमजा शहबाज शरीफ साहब को, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब दे देना चाहिए नहीं, मैं इस्तीफा देने का नहीं कह रहा हूँ। इखलाकी तौर पे मतलब यह है कि इंतखाबात होने वाले हैं 4 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, जो भी उसमें वोट ले जाए वो चीफ मिनिस्टर होगा। इस्तीफा देने का कोई इसलिए मतलब नहीं है कि उसको बहैसियत केयरटेकर के भी तो कायम रहना पड़ेगा ना, वो वैक्यूम नहीं रह सकता। तो इसलिए बेमानी बात है इस वक्त इस्तीफा देना। ठीक है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि हम परवेज़ इलाही साहब को आसानी से वज़ीर आला नहीं बनने देंगे, और उन्होंने ये भी कहा है कि 5 से 7 बंदे या अरकान जो हैं वो इधर उधर भी हम कर सकते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसी बात के ऊपर उनके खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर की गई है। तो ये कहना कि उनके 5-7 बंदों को इधर उधर गायब कर सकते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप समझते हैं इस किस्म का बयान देना इज गुड? देखिए, ये तो अब राना सनाउल्लाह साहब बता सकते हैं कि 5 बंदे गायब करने का क्या मतलब है, लेकिन उसका मेरा ख्याल ये है कि अगर मैं बहुत चैरिटेबल हूँ तो मैं ये समझूंगा कि वो जो लोग इंडिपेंडेंट हैं और वो लोग जो कि PMLQ के साथ जिनका ताल्लुक है, वो हो सकता है कि वो कुछ लोग एब्सेंट हो जाएं, कुछ एब्सटेन कर लें, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जाहिर है कि PMLN के पास इस बात की क्या अथॉरिटी है
कि वो कुछ लोगों को गायब कर दे। ये तो हर मेंबर का अपना जात, उनकी अपनी जो पार्टी के मेंबर हैं उनके ऊपर तो उनका फिर भी डिसिप्लिन है, पार्टी की हैसियत से एक डिसिप्लिन है, जबरदस्ती तो उनके ऊपर भी नहीं है। लेकिन जो बाकी लोग हैं उनके ऊपर पीएमएलएन का क्या जबरदस्ती है? वो तो उनकी अपनी मर्जी है, वो उसको वोट करें, एब्सटेन करें और उसके नतायज को सामना करें। लिहाजा ये बात मेरे ख्याल में कहनी भी कोई बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में मुनासिब बात नहीं है कि वो गायब हो सकते हैं, इधर उधर हो सकते हैं। वो एक सियासी सी बात है, दबाव डालने के लिए शायद उन्होंने कही है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा ऐसी मुस्तहसन बात नहीं है। ठीक है, सिद्दीकी साहब से पूछ, सिद्दीकी साहब आप क्या समझते हैं, ऐसा क्या कर सकते हैं राणा साहब, कैसे करेंगे 5, 6, 7 बंदों को इधर उधर, कैसे? ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, वैसे ये बात है कि खिफत मिटाने के लिए इस किस्म की बात की जा रही है, क्योंकि जो उनको हजीमत उठानी पड़ी है ज़मीनी इलेक्शन में, उसके बाद उनको समझ नहीं आ रही। लेकिन राणा सनाउल्लाह पूरी जो है वो क्वालिटी रखते हैं कि वो अगर चाहें तो बंदों को गायब कर सकते हैं। आपने देखा कि 25 मई को जिस तरह पुरअमन लोगों के ऊपर तशद्दुद किया गया, तो ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इनको करने की जरूरत नहीं। देखिए, पहले भी जो हंगामा पंजाब असेंबली के अंदर हुआ वो गो के नहीं होना चाहिए था, मैं उसका हामी नहीं हूं, लेकिन उस वक्त भी मसला ये था कि आपने पीटीआई के 20 लोगों को तोड़ा हुआ था, हॉर्स ट्रेडिंग वहां पे हो रही थी, आपने होटलों के अंदर उनको बंद किया हुआ था। अगर आपके घर से किसी के लोगों को, आपके मेंबरान को अगवा कर लिया जाए तो एक रिएक्शन आना जरूरी था। लेकिन इस वक्त तो क्लियर कट मेजोरिटी पीटीआई और काफ लीग के पास मौजूद है। 176 के करीब सीटें पीटीआई की हैं, 10 काफ लीग के पास है, उनके पास जो मेजोरिटी मौजूद है, उनको किसी और इत्यादि की जरूरत भी नहीं है। तो ऐसे मौके पे मेरे ख्याल से बिल्कुल इनको जो है साफ शफाफ इलेक्शन करवा देने चाहिए और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वहां पे हो जाना चाहिए, और वहां पे जो नए वजीर आला है वो आके अपनी सीट संभाले। उसके बाद मरकज में इनको सोचना चाहिए कि वहां पे इनको चलना है कि नहीं चलना, क्योंकि अगर आपके पास पंजाब में गवर्नमेंट नहीं है तो फिर मरकज में रहने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि खास तौर पर जब से 18वीं तरमीम हुई है उसके बाद तो वफाक बिल्कुल सूबों के बगैर मफलूज हो जाता है। तो उनको परेशानी ये है कि जिस तरीके से वफाक में आए थे और उसके बाद उन्होंने पंजाब में हुकूमत बनाई थी, तो वो समझ रहे थे कि बस इसके आगे जो है वो कुछ भी नहीं है। इसीलिए कहते हैं ना कि अगर कोई जीत हो जाए या कोई अच्छी बात हो जाए तो उसके बाद अपने आप में रहना चाहिए, अपने आपे से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो इन्होंने मईशत जो देने की बजाय याद आया अहमद बिलाल साहब, अगर मैं आपकी तरफ आऊं, आज भी हम देख रहे हैं डॉलर का रेट बहुत ऊपर जा रहा है। इशफाक साहब हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में थे, वो यही कहते हैं अगर हमने ये अदम इस्तेहकाम, जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसको ख़त्म करना है, पाकिस्तान को इकनॉमिक रंट से निकालना है, तो इसका वाहिद सोल्यूशन एक ही है, वो है अर्ली इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इसका हल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही मुतालबा कर रही है कि आप इलेक्शंस की डेट रखें, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। तो हर कोई इस वक्त ये बात करे कि इलेक्शंस करवा लिए जाए। आप समझते हैं कि दिस इज द ओनली सोल्यूशन जो इस वक्त बचा है? ये इतना सिंपल होता तो फिर हमें वाकई इसी तरफ जाना चाहिए था, लेकिन इसमें 2-3 सवालात हैं जिनको रिजॉल्व कर लिया जाए तो शायद ये हम इस रास्ते पे जा सकते हैं। ठीक है। मसलन देखिए, एक तो सवाल ये है कि अगर जनरल इलेक्शन कराना है तो उसको जनरल इलेक्शन होना होगा ना, वो सिर्फ वफाक के इलेक्शन नहीं हो सकते। वो फिर सूबों को भी, और सूबों में चूंकि मुख्तलिफ पार्टियों की हुकूमत है, पंजाब में तो अब शायद मोस्ट लाइकली पीटीआई की गवर्नमेंट बन जाएगी और खैबर पख्तूनख्वा में उनकी है ही, तो वो तो ठीक है। और वफाक में एक दूसरी हुकूमत है, कमज़ोर सही लेकिन बहरहाल दूसरी हुकूमत है। और खैबर पख्तूनख्वा के अलावा सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और बाप की हुकूमत है बलूचिस्तान में। तो जब तक इन सब का इत्तफाक राय नहीं होगा तो चारों सूबों की हुकूमत और मरकज़ की हुकूमत फैसला करेगी, तो जब ही इकट्ठे इलेक्शन हो सकेंगे। और अगर ये कोशिश करेंगे कि सिर्फ मरकज़ के इलेक्शन हो जाएं और सूबे अपनी 1 साल बाकी मुकम्मल कर लें, तो वो बात नहीं चलेगी। इसलिए कि वो फिर एक जो सूबों की हुकूमतें होंगी वो मरकज़ के इंतखाबात में भी असरअंदाज होंगी और एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। अगरचे कानूनी तौर पर मुमकिन है, लेकिन ये सियासी तौर पर शायद एक सही सूरत हाल नहीं होगी। और दूसरा मसला ये है कि इमरान खान साहब एक बड़ी स्ट्रांग पोजीशन ले चुके हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड उनका एक टर्म है 5 साल की,
वो 2023 में कहीं जाके आखिर में उनकी पोजीशन खत्म होगी, तो उससे पहले वो कैसे हटेंगे? अगर वो हटाए जाएंगे तो फिर नए कैसे आएंगे? और नए जो आएंगे उसके लिए तो ये तो इस वक्त पार्लियामेंट में नहीं है, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी नहीं है और प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है, तो फिर वो कैसे मशवरा होगा? और जिनका मशवरा होगा क्या वो उनको काबिल कबूल होगा? तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं और ये सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं इस पे काबू पाया जा सकता है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमने ये तय कर लिया है कि हमने आपस में बैठना नहीं है, डायलॉग नहीं करना, और हमें एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखनी और हाथ भी नहीं मिलाना, क्योंकि हमने एक दूसरे को चोर और गद्दार और डाकू समझा हुआ है। और देखिए, जमहूरी निज़ाम में ये सिस्टम चल नहीं सकता। आप ये तो कह सकते हैं कि वो इतने मुखालिफ हैं, मुझे उनसे बात से इत्तफाक नहीं है, लेकिन अगर आप उनको गद्दार समझेंगे तो फिर आप जमहूरी निज़ाम नहीं चल सकेगा। आपको बात करनी पड़ेगी, इसके बगैर तसव्वुर नहीं है जमहूरी निज़ाम का। बातचीत करेंगे तो ही शायद किसी सोल्यूशन की तरफ जाया जा सके। तो अब डेड एंड पे हैं, कल्टी सैक में दाखिल हो गए हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास डेड एंड है और उसका कोई रास्ता हमें नजर नहीं आ रहा। ठीक है, नसीम सिद्दीकी साहब आपकी तरफ आऊंगी। इस वक्त नून लीग के अंदर से भी आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं। जावेद लतीफ़ साहब भी ये फरमा रहे थे कि नवाज शरीफ साहब को वापस आना पड़ेगा, उनको आना चाहिए, इस वक्त उनको मुल्क को उनकी ज़रूरत है। आप क्या समझते हैं? पहले तो बाहर से लोग बात कर रहे थे उनकी वापसी के हवाले से, अब उनकी पार्टी के अपने लोग ये कह रहे हैं। देखिए, बिल्कुल फिर वही बात आ जाती है कि इमरान खान के बयानिए को तक़वियत मिल रही है, क्योंकि जावेद लतीफ़ साहब ने भी वही बात की है जो इमरान खान साहब कह रहे थे। जावेद लतीफ़ साहब ने ये कहा कि हम हुकूमत नहीं लेना चाह रहे थे, हमें क्यों जबरदस्ती हुकूमत दी गई, और वहां से भी यही आवाजें उठ रही हैं। और पार्टी को पता है कि पार्टी के लीडर नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ की वजह से वोट पड़ता है। अगर नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे तो पार्टी मजीद तबाह हो जाएगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी, ये पीटीआई को जिस तरह पॉपुलैरिटी मिली है, जिस तरह मैंने पहले कहा था कि आजाद उम्मीदवार पीटीआई को हरा के जीते थे, अब पीटीआई के वोट से जो है वो नून लीग का वोट भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। तो बात यह है कि उनको वापस आना पड़ेगा। बिल्कुल नून लीग के अंदर एक बहुत बड़ा धड़ा है जो चाहता है कि नवाज शरीफ साहब वापस आए, लेकिन उनका मसला ये है कि उनको आते साथ ही जो है वो जेल जाना पड़ेगा। शायद वो जेल जाने के लिए तैयार नहीं है। मेरा ख्याल है कि लीडरों को नहीं घबराना चाहिए। नवाज शरीफ साहब ने पहले भी जेल काटी है, दोबारा कुछ अरसे जेल काटे, और अगर जमानत पे बाहर आ जाते हैं तो अपनी पार्टी को रीग्रुप करें। और इस तरह वो जरदारी साहब से मशवरे ले रहे हैं, कुछ लोग इसके भी बहुत खिलाफ हैं कि इस वक्त लगता है कि नून लीग को जो है वो जरदारी साहब चला रहे हैं। तो इन चीजों के काफी ज्यादा जो है तहफ़्फ़ुज़ात पार्टी के, काफी लोग लंदन में इस वक्त मौजूद भी हैं। और यही मुशावरत चल रही है कि आने वाले दिनों में क्या किया जाए। अभी मोहसिन राजा साहब से भी बात हो रही थी, वो लंदन में मौजूद है। तो नवाज शरीफ साहब ये कह रहे थे कि अगर हम मईशत पे कंट्रोल कर सकते हैं तो हम हुकूमत को आगे लेके चले, अगर मईशत कंट्रोल नहीं होगा तो मजीद अपनी बदनामी क्यों बोल लेते जाए। अहमद साहब आपकी तरफ आऊंगी। जैसे अभी सिद्दीकी साहब ने बात की कि आना पड़ेगा, और अगर हम पहले के कुछ टाइम पीछे बैक पे चले जाएं तो नून लीग का बयानिया था वोट को इज्जत देने के हवाले से, और आज जो बातें इमरान खान साहब कर रहे हैं वो पहले किसी दौर में मुस्लिम लीग नून करती थी, और आज चीज़ें उलट हो रही हैं। आप समझते हैं कि अब नून लीग को कहीं ना कहीं एहसास हो रहा होगा कि जो बयानिया उनका था, जो बात वो करते थे वोट को इज्जत दो की, वो पहले राइट थी, अब थिंग्स आर चेंजिंग? जी बिल्कुल, उन्हें होना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो फैसला था बजाते खुद वो बहुत गैर दानिशमंदाना फैसला था। किसी हुकूमत के 3.5 साल पूरे हो रहे हों और अभी 1.5 साल तकरीबन बाकी हो सिर्फ, और आप उठ के उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का फैसला करें, इसको कौन अक्लमंदाना करार देगा? एक पार्टी है, उसे अपना काम पूरा करने दें, मुद्दत पूरी करने दें, ताकि उसके बाद वो लोगों के सामने जाके ये कह सके कि साहब मैंने अपना पूरी कोशिश की है। इसके बाद आप कह सकें कि पूरी कोशिश के बावजूद ये काम नहीं कर सके। आपको जिसने भी मशवरा दिया था और आपने जिस किस्म का भी मशवरा माना था, अब आपको उसका खमियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये बिल्कुल अहमकाना फैसला था, जो फैसला किया है उसके कॉन्सिक्वेंसेस रेडी रहना पड़ेगा। मेरे ख्याल में हुकूमत चल रही थी, उसको चलने देना चाहिए था। ठीक है, पॉइंट टेकन। अहमद साहब सॉरी, टाइम हमारा खत्म हो चुका है।
सॉरी टाइम खत्म हो चुका है, फिर इस पे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सरबराह पिल डैड अहमद बिलाल महबूब साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद, उन्होंने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। तज्ज़ियाकार नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सर आपके टाइम किया। टाइम खत्म हो चुका है नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अभी तक की जो ओवरऑल सिचुएशन है उसमें दो सोल्यूशन है, एक यही कि अर्ली इंतखाबात, और कुछ लोग ये कहते हैं कि अर्ली इंतखाबात से पहले भी एक पेज पर होना ज़रूरी है। तो ये दो मुख्तलिफ किस्म की सोचें इस वक्त हमें नजर आ रही हैं। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।